Very good evening to you all students. So in the last part we had discussed all the theoretical concepts from the chapter real numbers. Last session तक सारा theoretical part मैंने आप सबसे डिस्कस करा लिया था. तो आज के सेशन में हम लोग शुरुआत करने वाले हैं एक्चुअल MCQs से. ओके, तो MCQs क्वेश्चंस के बाद हम लोग assertion रीजनिंग पे जाएंगे एंड assertion रीजनिंग के बाद हम लोग केस स्टडीज के ऊपर जंप करने वाले हैं. साथ ही साथ इस पर्टिकुलर टॉपिक में मैं ट्रू और फॉल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चंस भी कवर करने वाला हूं. ओके, तो जो पीडीएफ जिसमें से मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक अवेलेबल है, आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हो. ओके, तो स्टार्ट करते हैं विद द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. मेक श्योर ये क्वेश्चंस सॉल्व करने से पहले या ओवरव्यू करने से पहले आपके हाथ में पीडीएफ का हार्ड कॉपी होना जरूरी है ताकि आप सारी चीजें वहां पे आसानी से नोट डाउन कर सको. ओके, तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने फिनिश अप किया था. आई सपोज दिस वाज द लास्ट सीन दैट वी ऑल हैड सीन, यूक्लिड डिवीजन लेमा. ओके, यूक्लिड डिवीजन लेमा जो होता है ये HCF निकालने के काम में आता है. ठीक है, तो A और B अगर कोई भी दो नंबर्स हैं तो वी कैन गेट Q एंड R. Q बिलोंग्स टू क्वोशिएंट एंड R बिलोंग्स टू रिमाइंडर. तो HCF निकालने के लिए यूक्लिड डिवीजन लेमा का एल्गोरिथम तब तक हमें अप्लाई करते चलना है जब तक हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिलता. जहां पे आपको रिमाइंडर 0 मिल गया उस स्टेप का जो भी डिवाइजर होगा वो आपका HCF का काम करेगा. ओके, सो हियर वी स्टार्ट ऑफ विद द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नाउ. ओके, आई होप you all can see the screen right in front of you all. तो ये जो क्वेश्चंस हैं मैं स्टेप बाय स्टेप मैनर में आपके साथ सॉल्व करने वाला हूँ. ओके, लेकिन एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है बच्चों कि जब हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हमें अपना अप्रोच बदलना है. ये चीज को आप इतना इजी मत समझो कि हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे और विद इन अ सेकेंड हम लोग टिक करके आएंगे आंसर. डायरेक्टली आंसर आना पॉसिबल नहीं. हाँ, कुछ क्वेश्चंस में ऐसा हो सकता है लेकिन आपको अपना लॉजिक इस्तेमाल करना पड़ेगा. ओके, इफ यू आर थरो विद द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द चैप्टर तभी आप इन क्वेश्चंस को कम से कम टाइम में कर पाओगे. तो एक चीज याद रखो, MCQ सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन सॉल्व करने का जो तरीका है ये बदलना बहुत जरूरी है. ओके, तो वही हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग क्वेश्चन को पहले ग्रास्प करेंगे और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है. द फर्स्ट क्वेश्चन कमिंग अप फॉर यू अंडर द प्रैक्टिस क्वेश्चंस इज, पहला क्वेश्चन देखो, इफ P इज अ प्राइम नंबर देन अंडर रूट P इज. अगर P एक प्राइम नंबर है, अब आपको पता है प्राइम नंबर क्या होता है, 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं. करेक्ट. तो अगर P एक प्राइम नंबर है मतलब P इनमें से कोई तो एक नंबर होगा तो अंडर रूट P क्या आएगा. ओके, अंडर रूट P क्या आएगा वो हमको बताना है. क्या वो प्राइम नंबर होगा, रैशनल होगा, इंटीजर होगा या इरैशनल होगा. ओके, तो एक चीज कभी भी याद रखो, अगर रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर आता है, रूट के अंदर क्या आता है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो हमेशा इरैशनल होगा. ओके, तो आप अगर देखोगे सारे प्राइम नंबर्स, कोई भी प्राइम नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता. ओके, तो अंडर रूट P का जो आंसर है आपका, द आंसर फॉर अंडर रूट P इज गोइंग टू कम इरैशनल. ओके, तो कभी भी याद रखो अगर रूट के अंदर प्राइम नंबर आएगा, इफ यू गेट अ प्राइम नंबर अंडर रूट इट इज कंफर्म अ विच नंबर, irrational number. Okay, because its expansion is going to be non-recurring and non-terminating. So the answer for this particular question is option number D. ये है इस particular question का आंसर. ओके, theoretical questions था, इसमें कुछ ज्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है. थ्योरी पक्का होगा तो ये क्वेश्चन आसानी से आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट दिया है 2.35 के ऊपर अगर आप देखोगे बार दिया हुआ है. ओके, देयर इज अ बार गिवन. द क्वेश्चन इज ऑफ दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट. ओके, 2.3 एंड ऊपर बार दिया हुआ है. ओके, तो 2.35 बार का मतलब होता है कि जब जिस नंबर के ऊपर बार होता है वो नंबर रिपीट होता रहता है. तो इट इज एक्चुअली 2.35, 35, 35, 35, 35 and 35 is getting repeated.
तो ये नंबर क्या होगा? अगर आप देखोगे ये नंबर रिकरिंग है, दिस नंबर इज रिकरिंग बट नॉन टर्मिनेटिंग। रिकरिंग मतलब एक फिक्स्ड पैटर्न जो है वो रिपीट हो रहा है 35 35 35, लेकिन ये कभी खत्म नहीं होगा। तो ऑप्शंस देखते हैं क्या है। और टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, नो इट इज नॉट अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, देखो नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिकरिंग, रिकरिंग बोलो या रिपीटिंग बोलो, इट इज वन एंड द सेम थिंग। रिकरिंग रिपीटिंग बोथ अंडर कम्स अंडर द सेम कैटेगरी। थर्ड बोला है एन इररेशनल नंबर, फोर्थ बोला है रैशनल नंबर। तो जो नंबर रिकरिंग होता है लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग होता है वो किस में आता है? रैशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। तो अगेन द आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग आउट टू बी डी। अगर इसका डेसिमल एक्सपांशन अगर आप देखोगे तो डेसिमल एक्सपांशन 9th में आपने इसका सीखा हुआ है, ठीक है। यू कैन कन्वर्ट दिस नंबर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, तो उसमें आपको पता चलेगा ये कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर है। तो कभी भी याद रखो किसी भी नंबर के ऊपर अगर बार आता है तो वो रैशनल नंबर की कैटेगरी में ही आएगा। सिंपल क्वेश्चन, बार आएगा मतलब उसको आप डायरेक्टली रैशनल नंबर मार्क कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये आईएमपी कैटेगरी में आएगा, प्लीज मार्क दिस एज एन आईएमपी। ओके, फर्स्ट विल रीड आउट द क्वेश्चन एंड देन विल प्रोसीड फर्दर। क्या बोला है क्वेश्चन में? If the HCF of 65 and 117 is expressible in the form of, मतलब जो 65 और 117 का HCF है वो किस फॉर्मेट में दिखाया गया है? किस फॉर्मेट में, मतलब ये जो दिया हुआ है ये HCF है। किसका HCF है? 65 and 117। देन द वैल्यू ऑफ m इज, मतलब m की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसको यहां पे डालने के बाद आपको वही आंसर मिलेगा जो 65 और 117 का HCF निकालने के बाद मिलेगा। ओके, तो बेसिकली ये दिया हुआ है आपको HCF, मतलब हमको HCF इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? पहले हम लोग HCF निकाल लेते हैं। किसका HCF निकालेंगे? विल फर्स्ट फाइंड HCF ऑफ 65 एंड 117। तो 65 को हम लोग लिखेंगे 5 इंटू 13, ओके, एंड 117 को मैं लिखूंगा 3 इंटू 3 इंटू 30। तो अगर हम इसका HCF निकालेंगे, HCF के लिए क्या करते हैं? सिर्फ कॉमन फैक्टर उठाते हैं विथ लीस्ट पावर। तो कॉमन क्या है? दोनों में 13 है, तो इसका HCF कितना आएगा? 13। आप इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा से भी निकालो तो भी आंसर इसका आने वाला है 13। ओके, तो उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है? HCF इज इक्वल टू 13 है, लेकिन HCF को एक्सप्रेस कैसे किया है उन्होंने? 65m minus 117। ओके, HCF is expressed in this format and our HCF is coming out to be how much? 30। तो इसको हम लोग अगर सिंप्लीफाई करेंगे m का वैल्यू क्या आएगा? therefore 65m, you shift this 117 there, so this becomes 13 plus 117। 65m is equal to 130, m is equal to 130 upon 65। 65 ones are 65 twos are, so the value of m is coming out to be how much? 2। तो अगर आप चेक करोगे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको जो ऑप्शन मिलेगा m is equal to कितना आएगा? 2। तो सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन में बोला था कि HCF को अगर आप 65m माइनस 117 इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो बताओ m का वैल्यू कितना आएगा अगर दो नंबर्स 65 एंड 117 है। तो एक्चुअली में ये क्वेश्चन थ्योरी फॉर्म में जब आता था तो बहुत लंबा प्रोसेस करना पड़ता था, बट अभी इट इज वेरी वेरी सिंपल। यू कैन फाइंड आउट द आंसर विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस आल्सो। ऑप्शन से करना है तो 4 ऑप्शंस दिए होंगे, उसमें से जो ऑप्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा 65m माइनस 117 इज इक्वल टू 13, वो आपका क्या बन जाएगा? आंसर। ये भी एक तरीका इसको होता है सॉल्व करने का। यू कैन नोट डाउन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, अब मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। आई मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज गिवन इन दैट क्वेश्चन? फर्स्ट वी विल रीड इट आउट। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है पहले हम लोग उसको रीड करने की कोशिश करते हैं एंड फिर उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दिया हुआ है?
यहीं पे लिखूंगा उसको मैं। अब रीड आउट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ अ रैशनल नंबर, ऑफ अ रैशनल नंबर कौन सा है 14587 डिवाइडेड बाय 1250, इसका डेसिमल एक्सपांशन विल टर्मिनेट आफ्टर, अभी ये डेसिमल एक्सपांशन कितने पॉइंट्स के बाद टर्मिनेट करेगा ये हमें निकालना है। तो उस दिन आपको मैंने हिंट बताया था, आपको 2 की कुछ पावर मिलेगी और 5 की कुछ पावर मिलेगी, दोनों में से जिसकी पावर हाईएस्ट मिलेगी वो हाईएस्ट पावर बताएगी कि डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर्स आने वाले हैं। तो बेसिकली क्या करो आप इसके एक्सपांशन करेंगे, पहले हम लोग इसका डिनोमिनेटर का एक्सपांशन करेंगे। फर्स्ट चेक वेदर इट इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म और नो, ये किसी से कैंसिल होगा या नहीं होगा, 3 से चेक करते हैं, 5 और 5 10, 10 और 8 18, 18 और 7 25, नहीं होगा। तो 1250 का आप क्या करो डेसिमल एक्सपांशन निकालो, फाइंड आउट द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 1250। तो ये हो जाएगा 2 के टेबल से करेंगे, 2 6 12, 2 25 ओके। अब 5 से डायरेक्टली होगा, 5 125 5 25 5, उसके बाद 5 एंड 5 1 तो अगर आप देखोगे 5 कितने बार है, 4 बार, तो दिस कैन बी रिटन एज 14587 अपॉन 2 is 1 times and 5 is how many times, 4 times, so this is 5 raised to 4। अगर आप देखोगे 2 की पावर कितनी है 1 और 5 की पावर कितनी है 4, तो जो हाईएस्ट पावर यहाँ पे लिखा देता हूँ, हाईएस्ट पावर gives us number of places after decimal। ये हिंट है आपके लिए, तो इसका आंसर आपको क्लियर कट मिल जाता है कि डेसिमल हाईएस्ट पावर 4 है, तो ये कितने प्लेसेस के बाद टर्मिनेट करेगा, इट इज गोइंग टू टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस, a, that is 4 decimal places। this is the answer to this particular question okay। क्वेश्चन नंबर 5, अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ के आप आंसर निकाल सकते हो। एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर बोला है ओके, इज ऑफ द फॉर्म फॉर सम इंटीजर q, तो आपको 4 फॉर्मेट दिए हुए हैं, 2q + 1 ओके, दूसरा दिया हुआ है नन ऑफ दिस, थर्ड दिया है 2q - 1 एंड फोर्थ दिया हुआ है आपको 2q ओके। अब अगर आप कोई भी इंटीजर डालोगे q, आपको क्या आना चाहिए, पॉजिटिव इवन इंटीजर आना चाहिए, ठीक है। तो पॉजिटिव इवन इंटीजर कब आएगा, देखो फॉर्मेट क्या दिया हुआ है, 2q + 1, 2q - 1 और 2q, ये 4 दिए हुए हैं। अब इवन नंबर जब हमें चाहिए होता है, व्हेनेवर वी वांट एन इवन नंबर वो होता है जो 2 के टेबल में आता है। तो ये जो 2q होगा ये हमेशा तुमको इवन देगा। आप q का कोई भी वैल्यू पुट करो, यू पुट एनी वैल्यू ऑफ q, एनी इंटीजर वैल्यू ऑफ q व्हेन यू पुट, आपको 2q हमेशा क्या मिलने वाला है, इवन नंबर मिलेगा। मतलब देखो ये 2q एक इवन नंबर है, लेकिन अगर आप देखोगे 1 क्या है तुम्हारा, ऑड नंबर, तो इवन प्लस ऑड, ये आंसर आपको क्या देगा, ऑड। तो 2q + 1 ये आपको हमेशा क्या देगा, ऑड नंबर देगा। 2q + 1 इज गोइंग टू गिव यू विच नंबर, ऑड नंबर। उसके बाद सी ऑप्शन अगर आप देखोगे दैट इज 2q - 1, अगेन 2q कौन सा नंबर है तुम्हारा, इवन, 1 कौन सा नंबर है तुम्हारा, ऑड, तो इवन माइनस ऑड, अगेन द आंसर इज गोइंग टू बी व्हाट, ऑड। तो इसका भी आंसर आपको क्या मिलेगा, ऑड। तो 2q लास्ट कौन सा है, 2q हमेशा आपको क्या देगा, q का कोई भी वैल्यू डालो, यू विल ऑलवेज गेट अ विच नंबर, इवन। तो आपको क्या मिलेगा, विच इज द करेक्ट आंसर हियर, ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, डी, दैट इज गोइंग टू गिव यू द करेक्ट आंसर for this particular question। very simple question, very easy question okay, लॉजिक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 6 पहले रीड करते हैं एंड देन उसको सॉल्व करते हैं ओके। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैव नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इनमें से 4 ऑप्शंस में से किसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो एक छोटा सा नोट लिखा हुआ है, इस नोट के हिसाब से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। नोट क्या है, इफ डिनोमिनेटर हैज फैक्टर्स अदर देन 2 और 5, अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा अगर कोई फैक्टर आता है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन आपको नॉन टर्मिनेटिंग ही मिलेगा। तो ये इस नोट की मदद से इस क्वेश्चन को हम लोग सिंप्लीफाई करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में सॉल्व करके दिखाता हूं। ए ऑप्शन इज 117
अपॉन 6 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब। तो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, ऑलवेज रिमेंबर डेसिमल एक्सपांशन के क्वेश्चन में आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो डिनोमिनेटर है या जो आपकी दिए हुए नंबर है दैट शुड बी इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है तो ट्राई एंड मेक इट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ये 3 के टेबल में जाएगा, 3 2 जा 3 39 जा, अगेन 3 2 जा 3 13 जा, तो दिस बिकम्स 13 अपॉन 2, 2 में 2 बार है, 2 रेज टू 2 इंटू 5 रेज टू 3। तो पहले क्वेश्चन में, पहले ऑप्शन में देखोगे डिनोमिनेटर में दोनों क्या है, 2 and 5 है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी व्हाट, इट इज गोइंग टू बी टर्मिनेटिंग। ओके, इट इज श्योरली गोइंग टू बी टर्मिनेटिंग। अब ये तो पहला ऑप्शन हो गया। अब सेकंड ऑप्शन देखते हैं, बी वाला। बी वाले ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 6/15। लेट अस सिंप्लीफाई दिस। तो 3 2 जा एंड 3 कितने जा 5, तो इसका आंसर आया 2/5। अगेन डिनोमिनेटर में 5 आया तो इट इज गोइंग टू टर्मिनेट, तो सेकंड वाला ऑप्शन भी टर्मिनेटिंग ही आएगा। सी ऑप्शन देखते हैं, सी ऑप्शन में इट इज 21/280, तो ये 7 के टेबल में जाएगा, 7 3 जा एंड 7 40 जा, सो दिस इज 3/40। अगर आप 40 का फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 20 जा, 2 10 जा, 2 5 जा एंड 5 1 जा। 2 इज हाउ मेनी टाइम्स, दिस इज 2 रेज टू 3 इंटू 5। अगेन डिनोमिनेटर में क्या आया, 2 and 5 ही आया, मतलब थर्ड वाला भी क्या आएगा आपका, टर्मिनेटिंग। सो ओनली द लास्ट ऑप्शन दैट इज पेंडिंग, इट इज 77। तो ये ऑप्शन है तुम्हारा डी, जिसका आपको नॉन टर्मिनेटिंग मिलेगा। आपके क्लियरिफिकेशन के लिए इसको सॉल्व कर लेता हूँ। 77/210, 7 के टेबल में जाएगा, 7 11 जा 7 30 जा, सो दिस इज 11/30। तो अगर 11/30 को आप सिंप्लीफाई करोगे, 11/2 इंटू 3 इंटू 5, तो अगर आप देखोगे 2 और 5 के अलावा कौन सा फैक्टर आया, 3, तो ये आएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग। तो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी का जो डेसिमल एक्सपांशन आएगा दैट इज गोइंग टू कम नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये सिंपल एक हिंट याद रखो, अगर डिनोमिनेटर में 2 या 5 के अलावा और कुछ भी आता है, सीधा सीधा एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ओके, सो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। मैंने डिटेल में सारा सॉल्व कर लिया है। नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। ओके, नोट वगैरह सारी चीजें अच्छे से लिख लेना। अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया हुआ है, व्हाट इज बीन गिवन इन क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है द HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 27। 2 नंबर का HCF कितना है, 27 है, एंड देयर LCM इज 162। LCM इज इक्वल टू 162 इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 54। एक नंबर को मैं 54 पकड़ता हूं, देन द अदर नंबर इज, तो ये प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन बेस्ड है। तो प्रॉपर्टी क्या होती है, A इंटू बी इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। ओके, तो A इंटू बी अगर करोगे तो कितना आएगा, A तो पता नहीं है, A तो पता है 54 इंटू बी इज इक्वल टू 27 इंटू 162। तो B कितना हो जाएगा, 27 इंटू 162 अपॉन 54। तो 27 1 जा, 27 2 जा, 2 1 जा, 2 81 जा, सो द सेकेंड नंबर दैट इज B इक्वल्स टू 81। तो सेकेंड नंबर कौन सा आएगा, 81, that is option number B. This is going to be the answer. So this question was based upon the properties of LCM and HCF. Okay. Now moving on to the next question. ये क्वेश्चन में छोटा सा चेंज करना है, प्रिंट करते वक्त n के आगे 2 आ चुका है, तो यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पे सिर्फ इसको n स्क्वायर माइनस n करना, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन थ्योरेटिकल एग्जाम फॉर 3 मार्क्स, बट अब भी मल्टीपल चॉइस में ये क्वेश्चन को हम लोग ओरली जस्ट बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ n कर सकते हैं। व्हाट इज अ क्वेश्चन, फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n, हर पॉजिटिव इंटीजर n के लिए, मतलब n की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 6, for all the positive values of integers values of n square minus n square minus n is divisible by, n square minus n किससे डिविजिबल होगा, 6 4 2 8। अब आप अपने मन से कोई भी n की वैल्यू निकाल के देखो, ठीक है। यू कैन पुट एनी वैल्यू ऑफ n अकॉर्डिंग टू यू। मान के चलो अगर मैं n इज इक्वल टू 2 लेता हूं, तो n स्क्वायर माइनस n कितना होगा, 2 स्क्वायर माइनस हाउ मच 2, तो 4 माइनस 2
इज इक्वल टू 2। ओके, अगर मैं n का वैल्यू मान लो, इफ यू टेक द वैल्यू ऑफ n एज 3, तो n स्क्वायर माइनस n कितना आएगा, 3 स्क्वायर माइनस 3, 3 स्क्वायर इज व्हाट 9, 9 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना आएगा 6। आप n का वैल्यू 7 लेके देखो, तो ये n स्क्वायर माइनस n कितना आएगा, 7 स्क्वायर माइनस 7, 7 स्क्वायर इज 49 माइनस 7, तो आंसर इज 42। तो ये जो भी नंबर मिले 2, 6, 42, ये सारे के सारे कौन से नंबर्स मिले आपको, इवन नंबर मिले। मतलब आपको जो भी नंबर मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी डिविजिबल बाय व्हाट 2। तो अगर आपका नंबर डिविजिबल बाय 2 है तो आंसर ऑप्शन में आपका कौन सा आएगा, n इज इक्वल टू कितना आएगा आपका, सी ऑप्शन, दैट इज n इज इक्वल टू हाउ मच 2। दिस इज गोइंग टू बी दी आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, तो ये क्वेश्चन थ्योरी में भी पूछा जाता था और ऐसे भी इसको हम लोग n की वैल्यू डाल के कर सकते हैं। ओके, तो अगर ऐसे नहीं करना, ये एक तरीका है, दूसरा तरीका है इसका फैक्टराइजेशन करके, बट डायरेक्टली बाय पुटिंग द वैल्यू, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में ही बोला है n कौन सा इंटीजर है, पॉजिटिव, तो आप अपने मन से कोई भी पॉजिटिव इंटीजर डाल के देखो, आपको हमेशा कौन सा नंबर मिलेगा, इवन नंबर। तो इवन नंबर है तो इट इज बाय डिफॉल्ट डिविजिबल बाय 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9th। in the question 9th we have to solve this by prime factorization। okay, तो LCM किसका पूछा है, LCM किसका पूछा है, 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5, ये एक नंबर है, और 2⁴ इंटू 5 इंटू 7, हमको LCM निकालना है। तो LCM के लिए हम लोग क्या करते हैं, वी टेक ऑल फैक्टर्स, हम लोग सारे फैक्टर्स लेते हैं और उनका हाईएस्ट पावर लेते हैं। ओके, तो ये जो थ्योरेटिकल पार्ट आपको मैंने समझाया था उसमें ये लिखा के देता। तो कौन से फैक्टर्स है, 2, 3, 5 एंड 7। सो 2, 3, 5 एंड 7 ये फैक्टर्स है। तो 2 के हाईएस्ट पावर कितनी है, 4। तो एलसीएम कैसे निकालोगे आप, 2 की हाईएस्ट पावर है 4, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, तो ये हो जाएगा 3⁻1। 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1 एंड 7 की हाईएस्ट पावर, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 16 इंटू 15 इंटू 7, वॉट एवर यू गेट आफ्टर मल्टीप्लीकेशन दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर, 16 इंटू 15 इंटू 7। सो द आंसर इज 1680। तो जब भी आपको एलसीएम निकालना है, एक चीज याद रखना, सारे फैक्टर लेने हैं और उनकी हाईएस्ट पावर लेनी है, एंड वी कैन फाइंड आउट द एलसीएम। ओके, a very basic question, very easy question to solve. I hope you have written down all the fundas which I have mentioned on the screen. Okay, question number 10th की तरफ जाते हैं। If a and b are both positive rational numbers, अगर a and b दोनों positive rational numbers हैं, तो अंडर रूट ऑफ a प्लस अंडर रूट ऑफ b इंटू अंडर रूट ऑफ a माइनस अंडर रूट ऑफ b, ये क्या आएगा, नीदर रैशनल नॉर इरेशनल, और रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर नन ऑफ दिस। तो ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, देखो दो नंबर सेम है, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी। तो यहाँ पे सिंपल वो प्रॉपर्टी अप्लाई करो, एल प्लस एम इंटू एल माइनस एम, इट इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। तो ये प्रॉपर्टी को यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर। तो अंडर रूट ए का स्क्वायर इज ए माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर इज बी। अब क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है, ए एंड बी बोथ आर विच पॉजिटिव रैशनल नंबर। तो अगर ए और बी रैशनल है तो ए माइनस बी भी क्या आएगा, रैशनल, बिकॉज सब्ट्रैक्शन ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ रैशनल नंबर। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, अ रैशनल नंबर। ओके, मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में हमको क्या दिया हुआ है, व्हाट इज बीन गिवन इन क्वेश्चन नंबर 11। फर्स्ट रीड आउट दैट द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ द रेशनल नंबर 33/2⁻²। ओके, तो मैं स्क्रीन को पहले वाइप ऑफ कर लेता हूँ, काफी सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। आई एम वाइपिंग ऑफ द स्क्रीन फर्स्ट सो दैट आई कैन सॉल्व द लेटर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहीं पे सॉल्व करता हूँ मैं, ये ब्लैंक स्पेस अवेलेबल है। क्वेश्चन में क्या बोला है, 33
अपॉन 2^2। इसका डेसिमल एक्सपांशन कितने डेसिमल्स के बाद आने वाला है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है मोर देन 3 डेसिमल, 2 डेसिमल्स, 3 डेसिमल्स, 1 डेसिमल। अब देखो हाईएस्ट पावर ऑफ 2 कितना है? यस, व्हाट इज हाईएस्ट पावर ऑफ 2? हाईएस्ट पावर इन डिनोमिनेटर इज 2, देयरफॉर इट टर्मिनेट्स आफ्टर 2 प्लेसेस, 2 प्लेसेस के बाद खत्म हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2 डेसिमल प्लेसेस। तो बी ऑप्शन को आप इधर मार्क कर लेना, ओके, मार्क दैट ऑप्शन नंबर बी फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ओके। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको थोड़ा डिटेल में करा रहा हूं ताकि आपको ये पता चले कि इनको सॉल्व करना कैसे है, ठीक है। नोट डाउन दिस क्वेश्चन फास्ट। अब हमने खत्म कर लिया है अप टिल क्वेश्चन नंबर 11th। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12th। अब क्वेश्चन नंबर 12th को हम लोग पढ़ लेंगे। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर a and 3 there exist unique integers q and r such that a is equal to 3q plus r, okay। a is equal to क्या बोला है आपको? 3q plus r। this is the condition given, a equals to 3q plus r, ओके। तो r की कंडीशन क्या हो सकती है? उस दिन जब आपको मैंने, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये बेस्ड है यूक्लिड डिवीजन लेमा, ओके, दिस इज बेस्ड ऑन यूक्लिड डिवीजन लेमा। उस दिन आपको मैंने r की कंडीशन क्या बताई थी? r 0 या 0 से ज्यादा होता है लेकिन b से छोटा होता है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को कंपेयर करोगे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से, ओके, इफ यू कंपेयर दिस क्वेश्चन विथ a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो आपको b का वैल्यू कितना मिलेगा? b की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको? यहाँ पे 3 मिलेगी, ओके। वी गॉट द वैल्यू ऑफ b एज 3। तो आपकी r की वैल्यू क्या आएगी? r 0 या 0 से ज्यादा लेकिन 3 से कम। तो r की कितने पॉसिबल वैल्यूज है? यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो आप ऑप्शन में देखो कहां पे आपको इस चीज का करेक्ट आंसर मिलता है, ठीक है। तो इन ऑप्शन नंबर सी मेक अ स्मॉल चेंज। ऑप्शन नंबर सी में लेस देन मार्क का मार्क नहीं है, ऑप्शन नंबर सी में ये आप लिख लो, ओके। जस्ट वहां पे एक मार्क नहीं है, यहाँ पे यू मेक दैट मार्क। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा आने वाला है आपका? सी। तो जब भी आपको कोई क्वेश्चन ऐसा आता है यूक्लिड डिवीजन लेमा, मान लो अगर एक क्वेश्चन है a इज इक्वल टू 8q प्लस आर, तो यहां से आप वैल्यू निकाल सकते हो। r की वैल्यूज क्या होगी? r की वैल्यू क्या होगी आपकी? r 0 या 0 से ज्यादा, b से कम। लेकिन अगर आप देखोगे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो b का वैल्यू कितना आएगा आपका? इधर 8। मतलब आपको कंडीशन मिल गई r 0 से ज्यादा और 8 से कम। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको लॉजिक बेस्ड पूछे जा सकते हैं, ओके। सो मार्क क्वेश्चन नंबर 12 एज क्वेश्चन बेस्ड अपॉन व्हाट? यूक्लिड डिवीजन लेमा, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 13, ये तो आपने अभी 2-3 बार देख लिया होगा कैसे सॉल्व करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, ये अपने को क्वेश्चन पूछा है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन के लिए डिनोमिनेटर में 2 या 5 यही आना चाहिए। तो चारों ऑप्शन को एक एक करके हम लोग वेरीफाई करते हैं। 32/91, तो अगर 91 का एक्सपांशन देखोगे, इफ यू सी द ऑप्शंस, आई विल सॉल्व इट वन बाय वन। 32/91, तो 91 कैसे सॉल्व करोगे? 13 7 दोनों प्राइम नंबर है, तो पहला वाला तो नहीं आने वाला है, ठीक है ना। फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट पॉसिबल। बी ऑप्शन क्या है? 19/80, तो 80 का क्या आएगा तुम्हारा? 19/2^4, 16 into 5। तो यहाँ पे 2 और 5 क्या है? तो डायरेक्ट आंसर आपका कौन सा आएगा? बी। तो ये क्वेश्चन में आपको फास्ट तरीके से सॉल्व करके देखना पड़ेगा, ओके। आपको कैलकुलेशन का स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, एंड दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो 13th क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज गोइंग टू बी बी 19, ओके। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स हैव अ टर्मिनेटिंग एक्सपांशन? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है 7/250, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो 250 को आप और सिंप्लीफाई करो, 7 सिंप्लीफाई इट मोर। 250 का फैक्टराइजेशन निकालते हैं हम लोग। 2 125 5 25
5 5 जा एंड 5 1 जा, सो दिस बिकम्स 2 into 5 क्यूब। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका? टर्मिनेट। ओके, दिस इज व्हाट टर्मिनेटिंग। तो क्वेश्चन में वही पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। तो आप ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो। अब कुछ कुछ बच्चों को लगेगा सर सेकंड क्वेश्चन में भी तो 250 है, सेकंड ऑप्शन में भी तो 250 है, तो ये भी 250 है भी, तो ये भी टर्मिनेटिंग आना चाहिए। यहाँ पे गलती क्या होती है? फर्स्ट मेक श्योर योर एक्सपांशन इज इन विच फॉर्म? सिंपलेस्ट फॉर्म। तो एक्सपांशन को पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में आप कन्वर्ट करो, तो कितना आएगा आपका? 2 कितने जा 8 जा, 2 कितने जा 125 जा। ओके, और भी अगर सिंप्लीफाई होता है तो और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो यहाँ पे एक्चुअली ऑप्शन में दोनों आंसर आना चाहिए। यू शुड गेट द आंसर ए एज वेल एज बी। एग्जाम में ऐसा बहुत कम होगा, तो ये हो जाएगा 8/25 इज हाउ मच? 5 क्यूब। तो ये भी चल जाएगा। तो एग्जाम में ऐसा बहुत कम होगा कि एक साथ आपको दोनों ऑप्शंस आएंगे, बट यस देयर इज अ पॉसिबिलिटी। तो आप यहाँ पे दोनों ऑप्शंस ए एंड बी को मार्क करो। ओके, मार्क बोथ द ऑप्शंस। बट एग्जाम में ऐसा कभी नहीं होगा, दो आंसर्स एक साथ नहीं आएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 15, द स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर। इस क्वेश्चन को एमपी मार्क करेंगे, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है। द स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर बाय विच 1/3 शुड बी मल्टीप्लाइड। ओके, ऐसा कौन सा रैशनल नंबर है सबसे छोटा जिसको 1/3 से मल्टीप्लाई करने के बाद इट्स डेसिमल एक्सपांशन विल टर्मिनेट। ओके, तो देखो ये जो जितने भी नंबर दिए हुए हैं यहाँ पे, इनके डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट नहीं करते। तो हम लोग 1/3 को इन चारों में से किस से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो एक्सपांशन क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा। बाय व्हाट शुड बी मल्टीप्लाई 1/3 सो दैट द डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट्स। तो पहला ऑप्शन क्या है तुम्हारा? देखो हमको 1/3 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 1/3 को ए ऑप्शन से करके देखते हैं। 1/3 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 3/100 से। ओके, 1/3 को मल्टीप्लाई करो आप 3/100। तो इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर कितना आएगा 3/100 का? ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर इज गोइंग टू कम 1/100। 1/100 इज कितना होता है? 0.01। ठीक है, ये एक नंबर मिला। बी क्वेश्चन क्या बोला है आपको? 3/10। तो 1/3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3/10 से। अगर आप कैंसिल करोगे तो ये कितना होगा? 1/10, दैट इज 0.1। दिस इज व्हाट यू गॉट द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में एक लाइन रीड करना, डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट्स आफ्टर 1 प्लेस। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद हाउ मेनी प्लेसेस आर देयर? 2 प्लेसेस। ओके, और यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने प्लेस है तुम्हारे? 1 प्लेस। तो क्वेश्चन में आपको कितने प्लेसेस बोली है? डेसिमल एक्सपांशन कब टर्मिनेट होनी चाहिए? 1 प्लेस के बाद। तो किससे मल्टीप्लाई करने पे होता है? ऑप्शन नंबर बी। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो जब आप 1/3 को 3/10 से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके डेसिमल प्लेस के बाद कितने डिजिट्स आएंगे? 1 प्लेस। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन, नोट डाउन दिस, प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15. Now we are moving on to question number 16th. 16th क्वेश्चन में क्या बोला है? The least number that is divisible by all numbers from 1 to 10, both inclusive. both inclusive मतलब 1 से लेकर 10 तक, जिसमें आप 1 और 10 दोनों को गिनना है, ठीक है। You have to count both 1 as well as 10. तो ऐसा कौन सा नंबर है? देखो यहाँ पे the least number, least मतलब smallest, ओके, लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय। तो जो नंबर डिविजिबल बाय है या जो नंबर डिवाइड होता है वो मल्टीपल होता है। तो हियर यू हैव टू फाइंड बेसिकली मल्टीपल एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 1 to 10, 1 से लेकर 10 तक सारे नंबर्स का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो जब आप 1 से लेकर 10 नंबर का एलसीएम निकालोगे तो सिंपल सी बात है, आंसर जो है वो हायर साइड की तरफ आएगा। अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं डायरेक्टली आंसर उसका निकाल सकता था। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है तुम्हारा? 2520। तो इसका जो एलसीएम है वो कितना आने वाला है? 2520 आने वाला है, ठीक है। बट ये एक तरीका है सॉल्व करने का, लेकिन मान लो एग्जाम में अगर सारे नंबर बड़े हैं, ओके, सारे नंबर इसके नजदीक है, तब आपको सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल के लिए जो ऑप्शंस मेरे को दिखाई दे रहे हैं, 100 नहीं हो सकता सबका एलसीएम, 10 सबका एलसीएम नहीं हो सकता,
504 सबका एलसीएम नहीं हो सकता, तो लार्जेस्ट नंबर कौन सा है 2520। लेकिन जिनको ये सॉल्व करना है, यू कैन डू वन थिंग, आप क्या कर सकते हो, सबका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो। 1 को लिखोगे 1 इंटू 1, 2 को लिखोगे 2 इंटू 1, 3 को लिखोगे 3 इंटू 1, 4 को लिखोगे 2 स्क्वायर, ओके, 5 को लिखोगे 5 इंटू 1। इस तरीके से आपको सबका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। नहीं तो भी आपको मैंने ऑप्शन से जज कैसे करना है वो भी बता दिया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, n स्क्वायर माइनस n इज डिविजिबल बाय 8 इफ, ये जो आपका नंबर है कौन सा नंबर, विच नंबर इज गिवन, n स्क्वायर माइनस n विल बी डिविजिबल बाय 8 इफ, ये कंडीशन बोलिए। n स्क्वायर माइनस n 8 से कब डिविजिबल हो, ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, ए ऑप्शन क्या दिया हुआ है, n इज नेचुरल नंबर, बी ऑप्शन क्या दिया हुआ है, सॉरी फर्स्ट ऑप्शन इज n इज इवन नंबर, दूसरा है n इज नेचुरल, सी ऑप्शन दिया हुआ है n इज इंटीजर, एंड डी ऑप्शन दिया हुआ है ऑड इंटीजर। अब देखो ये क्वेश्चन आप डायरेक्टली कोई भी अपने मन से नंबर उठा के डाल सकते हो ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो अगर आपका n एक इवन नंबर है, इफ योर n इज एन इवन नंबर, तो आप कैसे करोगे, देखो इवन नंबर कोई भी डाल के देखो, टेक एनी इवन नंबर, 4 लिया, 4 अगर फर्स्ट ऑप्शन के हिसाब से जाते हैं, अगर ए ऑप्शन के हिसाब से 4 लिया, n इज इक्वल टू 4, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 स्क्वायर माइनस 1, 16 माइनस 1 इज इक्वल टू 15, 15 8 से डिविजिबल है क्या, नहीं, तो पहला ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। n इज ए नेचुरल नंबर, तो जब हम लोग नेचुरल नंबर की बात करते हैं तो उसमें सारे नंबर्स आ गए, तो जनरली ऑल नेचुरल नंबर्स आर नॉट गोइंग टू सेटिस्फाई दिस पर्टिकुलर कंडीशन, तो नेचुरल नंबर भी आंसर नहीं होगा, बिकॉज सारे नेचुरल नंबर इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे, कुछ ही नेचुरल नंबर्स होंगे जो करेंगे। यहाँ पे उन्होंने बोला है ऑल नेचुरल नंबर्स, सेकेंड इसमें बोला है इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में भी क्या होगा, कुछ इंटीजर्स करेंगे कुछ इंटीजर्स नहीं करेंगे, ओके, तो अगेन इंटीजर्स भी आंसर नहीं होगा, तो फोर्थ लास्ट इज योर ऑप्शन। लेकिन एक सॉल्व करके देखो तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में वो आता है कि नहीं आता है। कौन सा इंटीजर बोला है उन लोगों ने, इट इज गोइंग टू बी अ विच इंटीजर, ऑड इंटीजर। तो ऑड इंटीजर आप अपने मन से n इज इक्वल टू 3 ले लो सपोज, तो क्या आएगा, इट इज 3 स्क्वायर माइनस 1, तो 3 स्क्वायर कितना आएगा आपका 9 माइनस 1 दैट इज 8, यस 8 इज डिविजिबल बाय 8। और एक एग्जांपल देखो, n इज इक्वल टू मैं 9 ले लेता हूं, तो 9 स्क्वायर माइनस 1, 81 माइनस 9 दैट इज इक्वल्स टू 80। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, इट इज गोइंग टू बी अ विच इंटीजर, ऑड इंटीजर। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये एक्चुअली थ्योरी में आपको 3 मार्क्स के लिए पूछे जाते थे, जो कि यूक्लिड डिवीजन लेमा की मदद से हमें प्रूफ करने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे ओरली इसका आंसर निकाला जा सकता है, ओके, नोट डाउन। तो ये क्वेश्चंस स्टैंडर्ड फॉर्म में आप याद रख सकते हो, ठीक है। अगर ऐसे कोई स्टेटमेंट्स आपको एग्जाम में आते हैं, n स्क्वायर माइनस n इज डिविजिबल बाय 8, तो आप दिमाग में भी रख सकते हो, ये तभी पॉसिबल है जब n एक ऑड इंटीजर, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है आपका, ओके। मूविंग ऑन टू, तो ये इसका ऑप्शन है डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 पहले पढ़ लेंगे एंड देन विल मूव ऑन फर्दर। क्वेश्चन नंबर 18 है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव। अब कुछ बच्चों को कॉन्जिक्यूटिव का मीनिंग ही नहीं पता होता। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है वन आफ्टर द अदर, ओके, वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक आने वाले नंबर्स को कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोलते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज डिविजिबल बाय। अब आप अपने मन में कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स लो, उनका मल्टीप्लिकेशन लेते हैं, ठीक है। तो 4 ऑप्शन कौन से दिए हुए हैं, क्या वो 4 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है, 10 से डिविजिबल है, या 5 से डिविजिबल है, ओके। तो यू टेक एनी 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर वन आफ्टर द अदर। मैं लेता हूं 4 इंटू 5 इंटू 6, 4 इंटू 5 इंटू 6, तो कितना आएगा, 4 5 जा 20, 26 जा 120। अब ये 120 किससे डिविजिबल है, चेक करो। ऑप्शन कौन से दिए हैं आपको, पहले 2 ऑप्शन कौन से दिए थे, 4 6, उसके बाद 10 एंड 5, तो 120 किससे डिविजिबल है आपका यहाँ पे,
यस, बाय व्हाट इज 120 डिविजिबल? अब आप बोलोगे सर ये 4 से भी डिविजिबल है और 6 से भी डिविजिबल है, कैसे पता चलेगा? देखो 6 की डिविजिबिलिटी कैसी होती है? इफ योर नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3 देन इट इज डिविजिबल बाय 6। ओके, तो अब ये नंबर अगर आप देखोगे ये 2 से डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो ये क्या है? डिविजिबल बाय 6। अब बोलोगे ये एक एग्जांपल हो गया, अगले कोई भी दूसरे कॉन्जिक्यूटिव नंबर लो, मान लो 25, 26, 27 ले लो। ओके, अगेन व्हेन यू टेक 25, 26, 27, इसका भी अगर आपका आंसर देखोगे ये 17550 आएगा। तो ये लास्ट में 0 आया मतलब 2 से डिविजिबल है। और सम ऑफ डिजिट्स करके देखो, 1 + 7 8, 8 + 10 18, मतलब ये 3 से डिविजिबल है। तो ये 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल है, तो ये डिविजिबल बाय क्या होगा? 6। तो दोनों नंबर किससे डिविजिबल आ रहे हैं? 6 से डिविजिबल आ रहे हैं। तो इसका जो आंसर है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। जब भी आप 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लोगे वो हमेशा किससे डिविजिबल होंगे? 6 से। आप अपने मन से भी एग्जांपल लेकर करके ट्राई कर सकते हो। ओके, यू कैन ट्राई इट ऑन योर ओन। अगेन द क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू सी नेक्स्ट is again based on properties of LCM and HCF. तो what are the properties of LCM and HCF? The product of two numbers is 600. तो A into B ये दिया हुआ है 1600 and their HCF हमें दिया हुआ है 5. The LCM of the numbers is, तो LCM हमें फाइंड करना है। तो प्रॉपर्टी पता है, LCM into HCF is equal to A into B. तो LCM इंटू HCF कितना है? 5 इज इक्वल टू A इंटू B, डायरेक्ट प्रोडक्ट दिया हुआ है 1600। तो LCM कितना होगा? 1600। दिस 5 गोज देयर एंड गेट डिवाइडेड, 5 1 जा 5, 320 जा, तो LCM का आंसर आएगा 320। तो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो यू कैन गो एंड ऑन योर ओन पेस and copy down these questions. Next question आपको दिया हुआ है, again it is on expansion, decimal expansion. तो 241 upon 4000 is equal to 241 upon 2 raised to m into 5 raised to n. तो m और n की वैल्यू फाइंड करना है। देन व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ m एंड n? सिंपल, आप यहाँ पे फैक्टराइजेशन करो, यू डू द फैक्टराइजेशन ऑफ 4000। ओके, उसी से आपको आंसर मिलेगा 2000 जा 2000 जा 500 जा 250 जा 125 जा 525 जा 5 जा एंड 5 1 जा। ओके, तो आप अगर आप गिनोगे 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5, तो दिस बिकम्स 241 अपॉन 2 टू द पावर 5 इंटू 5 कितनी बार है? 1 2 3, 5 टू द पावर कितना है? 3। अगर आप कंपेयर करोगे देयरफॉर m इज इक्वल टू कितना आएगा आपका? 5 एंड n इज इक्वल टू कितना आएगा? 3। सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ m एंड n. तो m 5 एंड n 3। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, तो सारे क्वेश्चंस जो भी थ्योरी था उन सब के हिसाब से मैं ये क्वेश्चंस ले रहा हूं। ओके, ओके, next question, that is question number 20. Very important, all these questions are very important from examination point of view. Question number 21st oral question. The HCF of two consecutive numbers. Consecutive मतलब एक के बाद एक। मान लो एक नंबर लेता हूं मैं 23 और 24, HCF। अब देखो ना 23 के टेबल में 24 आता है ना 24 के टेबल में 23 आता है, इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है क्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई कॉमन फैक्टर नहीं, तो लगेज बच्चे आंसर लिख के आता है 23 और 24 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, आंसर लिख के आ जाते हैं 0, बट दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। जब भी दो नंबर्स होंगे जो कि एक दूसरे के टेबल में नहीं आते उनका HCF 1 होता है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 1 नॉट 0। तो HCF ऑफ 23 24 कितना आएगा? 1। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर कैसे, तो ये आपके लिए 23 को कैसे लिखोगे? 23 इंटू 1
और 24 को कैसे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। तो देखो कॉमन फैक्टर कौन सा है दोनों में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1। तो जब भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर आएंगे उनका एचसीएफ 0 नहीं होगा, एचसीएफ कितना होगा 1। ओके, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स, अब देखो यहाँ पे दैट डिवाइड्स, ऐसा सबसे बड़ा लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स बोला है, तो जो डिवाइड करता है वो कौन होता है तुम्हारा फैक्टर, जो डिवाइड करता है वो कौन होता है तुम्हारा फैक्टर। ईच वन ऑफ 1152 एंड 1664 एग्जैक्टली। तो हमको क्या निकालना है बेसिकली इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ऐसा नंबर निकालना है सबसे बड़ा नंबर जो कि इन दोनों को डिवाइड करना है, मतलब ये हमको एचसीएफ निकालना है। ठीक है, एचसीएफ कितना 1152 एंड 1664, you get find out the HCF of both the numbers and you are going to get the answer. क्लियर? तो लॉजिक समझ में आया आपको, किस तरह से पता चलेगा कि HCF निकालना है LCM निकालना है। आपको मैंने लास्ट टाइम ही समझा था, द नंबर दैट डिवाइड्स इंडिकेट्स दैट वी आर गोइंग टू फाइंड अ फैक्टर, लेकिन वो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है लार्जेस्ट, मतलब इट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर? नोट डाउन। तो ये आपके लिए मैं छोड़ देता हूं, यू फाइंड आउट द HCF ऑफ 1152 एंड 1664 बाय एनी मेथड, यूक्लिड डिवीजन से करो या किसी से भी करो, यू आर गोइंग टू गेट द सेम आंसर ओनली। ओके, सो नाउ आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 is an IMP question. Question 23 is an IMP question. 22 is for your solving purpose. Okay. Question number 23 में read करता हूँ. If two positive integers p and q can be expressed as, p को कैसे express किया ab square and q को कैसे represent किया a cube b, then and a and b are prime numbers, then LCM of pq. ओके, तो अब इसको मैं डिटेल में सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये क्वेश्चंस में आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है, लेकिन एलसीएम किसका फाइंड आउट करना है, नंबर्स का नहीं फाइंड आउट करना है, आपको कांस्टेंट्स दिए हुए हैं। तो p इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपको, p इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर एंड q इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपको, द वैल्यू ऑफ q इज गिवन एज ए क्यूब b। इन दोनों का हमको क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ p एंड q। तो LCM ऑफ P एंड Q कैसे निकालेंगे, देखो P क्या है तुम्हारा, व्हाट इज P, A इंटू बी स्क्वायर, और Q क्या है A क्यूब इंटू बी। दीज आर द वैल्यूज ऑफ P एंड Q। अब LCM के लिए आपको मैंने सिखाया है ऑल फैक्टर्स, और कौन सी पावर होती है उनकी, हाईएस्ट पावर, ऑल फैक्टर्स विथ हाईएस्ट पावर्स। ओके, तो यहाँ पे दो ही फैक्टर्स है आपके पास, एक A है और एक b है। तो a की हाईएस्ट पावर कौन सी है दोनों में, 3, और b की हाईएस्ट पावर कौन सी है दोनों में, 2। तो LCM क्या आएगा, LCM इज इक्वल टू a रेस टू 3 इंटू b रेस टू कितना आएगा 2। चेक आउट, इज देयर एनी ऑप्शन अवेलेबल ओवर देयर। अगर आप चेक करोगे a क्यूब b स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन नंबर b, दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। तो प्लीज मार्क दिस क्वेश्चन एज एन IMP क्वेश्चन, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको नंबर्स नहीं दिए थे, आपको वेरिएबल्स दिए हुए थे ए बी। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। क्लियर? सो इसको आप नोट डाउन कर लो, IMP मार्क करके नोट डाउन कर लो। ओके, अब 24 नंबर का क्वेश्चन, ऐसे तो काफी सारे हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिए हैं, मुझे नहीं लगता अभी क्वेश्चन नंबर 24 समझाने के लिए मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, you all know how to solve this particular question. The fraction 14587 upon 1250, the fraction 14587 upon 1250 will terminate after कितने places, yes कितने places अगर करना है तो आप डेसिमल एक्सपेंशन निकालो 1250 का, 2 6 जा 25 जा 5 125 जा 5 25 जा 5 5 जा एंड 5 1 जा, तो ये हो जाएगा 14587 अपॉन 2 रेस टू 1 इंटू 5 टू द पावर 4। अब 5 के नीचे कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4। तो देखो आपको उस दिन बताया था जो 2 और 5 की हाईएस्ट पावर होगी दैट इज गोइंग टू गिव यू द नंबर ऑफ प्लेसेस आफ्टर डेसिमल। हाईएस्ट पावर
is equal to 4. तो it will terminate after how many places? 4 decimal places. Okay, तो option for that particular question is 4 decimal places. 25th क्वेश्चन एकदम हल्का, एकदम सिंपल तरह का क्वेश्चन है. 25th में क्या बोला है? 1.1.234 बार, ओके, इज अ रैशनल नंबर, नेचुरल नंबर, इरेशनल नंबर. तो देखो नेचुरल नंबर तो नहीं आएगा क्योंकि नेचुरल नंबर में डेसिमल पॉइंट होता ही नहीं है. ओके, अब कल आपको मैंने एक हिंट बताई थी, जब भी आपको ये बार दिखाई देगा ना, ओके, जब भी आपको बार दिखाई देगा, आंख बंद करके आंसर लिख देने का रैशनल. व्हाई? बिकॉज ये भले ही नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भले ही नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिकरिंग है. तो जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है एंड रिकरिंग होता है, दैट इज अ रैशनल नंबर. तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज रैशनल. तो बार दिखा, टोपी दिख गया ऊपर, सीधा आंसर लिख के आने का कौन सा नंबर? रैशनल नंबर. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? क्लियर? तो इतना याद रखो कि जब हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो हमारा दिमाग पहले हमको एमसीक्यू के लिए तैयार करना पड़ता है. ओके, और एक चीज हमेशा याद रखो, हमें कभी भी हारने की तैयारी नहीं करनी पड़ती, तैयारी जीत की करनी पड़ती है. ओके, अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हो बाय डिफॉल्ट आप हारने ही वाले हो. तो मेरी यही आपसे गुजारिश है कि इन लेक्चर्स को केयरफुली देखो, सारी चीजें नोट डाउन करो. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है, कुछ भी इश्यू होता है, आप मुझसे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हो. मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स को हल करने की कोशिश करूंगा. ओके, तो अब हमने यहाँ पे 25 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया. ठीक है, वी हैव सॉल्व्ड 25 क्वेश्चंस ओवर हियर. आज का टारगेट है 30 क्वेश्चंस तक पहुंचना. ओके, सो विल सॉल्व दिस फर्स्ट 30 क्वेश्चंस एंड विल कंटिन्यू द रिमेनिंग पार्ट इन द नेक्स्ट सेशन. ओके, तो 26 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं. The LCM and HCF of two rational numbers are equal, then the number must be equal. अगर दो नंबर का LCM और HCF दोनों सेम है, ओके, आप अपने लॉजिक से इसका आंसर दे सकते हो. दो नंबर का LCM और HCF दोनों सेम है तो वो नंबर्स कौन से होंगे? जाहिर सी बात है, दो नंबर्स का LCM HCF तभी सेम होगा जब वो दोनों नंबर सेम होंगे. ठीक है, जैसे कि मान लो अगर आप 5 लेते हो, 5 का LCM कितना आएगा? 5 ही आएगा, और 5 का HCF भी कितना आएगा? 5 ही आएगा. ओके, 5 का LCM एंड HCF दोनों क्या आ रहा है? सेम. तो whenever two numbers are equal, their LCM and HCF will be equal. तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका? इक्वल. अंडरस्टूड? अब क्वेश्चन नंबर 27 जो है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27 ये एग्जैक्टली सेम है जो हमने क्वेश्चन नंबर 23 किया था. ओके, तो ये सेम एज 23, एग्जैक्ट सेम, सिर्फ वहां पे ए बी था और यहाँ पे एक्स वाई है. तो भी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं. क्या दिया हुआ है? टू पॉजिटिव इंटीजर्स m and n can be expressed as m is equal to x square y raised to 5, n is equal to x cube y square, where x and y are prime number, then their HCF is. ओके, अगेन इसका HCF निकालने की कोशिश करते हैं उसी तरीके से जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 23 में किया था. ओके, सो अब मैं पहले इन नंबर्स को लिख लेता हूं. तो दो नंबर्स कौन से हैं? पहला नंबर है तुम्हारा p इज इक्वल टू, लेता हूं मैं, p इज इक्वल टू क्या है? लेट अस वेरीफाई इट फर्स्ट. क्या है वो? PQ है, MN है. ओके, तो m इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपको? m इज गिवन एज x स्क्वायर y रेज टू 5 और n दिया हुआ है आपको x क्यूब एंड y क्यूब. दीज आर द वैल्यूज ऑफ mn गिवन. तो हमको यहाँ पे LCM बोला है क्वेश्चन में निकालने के. वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द LCM. तो LCM निकालना है. LCM है या HCF है? जस्ट चेक इट आउट. लेट अस चेक. HCF है. पिछले क्वेश्चन में LCM था. नो वरीज. तो यहाँ पे m is x square y raised to 5 and n is x cube y cube. तो HCF जब हम लोग निकालेंगे, HCF के लिए कौन से फैक्टर लिखते हैं? कॉमन फैक्टर, और यहाँ पे लिखा जाता है लीस्ट पावर. तो कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं यहाँ पे अगर आप देखोगे तो, इफ यू सी विच आर द कॉमन फैक्टर्स, दोनों में x है और दोनों में y है. x एंड y आर द कॉमन फैक्टर्स. लीस्ट पावर क्या है? लीस्ट पावर ऑफ x इज 2
एंड लीस्ट पावर ऑफ y इज 3। तो HCF आपका आने वाला है x² y⁻3। तो पिछले क्वेश्चन 23rd में आपको पूछा था LCM, इस क्वेश्चन में आपको पूछा है HCF। अगेन मार्क दिस एज एन IMP क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, द सेम लॉजिक एज 23rd। अट्ठाईस नंबर का क्वेश्चन, अगेन थियरी क्वेश्चन। ओके, थियरी है और इंपॉर्टेंट है। क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज को प्राइम। अब उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया हुआ है, को प्राइम। को प्राइम किसको बोलते हैं, टू नंबर्स हैविंग HCF 1। ओके, तो जिन दो नंबर्स का HCF कितना होता है, 1 होता है, उन्हें कहा जाता है को प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पे आप वो जोड़ियां फाइंड करो जो कि को प्राइम है। पहले अगर मैं लेता हूं 14 एंड 35, ओके, तो इनके कॉमन फैक्टर कौन से हैं। ओके, इसका HCF कितना आएगा, इसका HCF आएगा 7। तो ऑप्शन आपका ए वाला नहीं चलेगा। ओके, दूसरा कौन सा है जोड़ी तुम्हारा, 18 एंड 25। तो देखो ना 18 25 के टेबल में आता है ना 25, या 18 के कॉमन फैक्टर्स और 25 के कॉमन फैक्टर मेल जोल नहीं खाते। इनका HCF अगर निकालोगे तो कितना आएगा आपका 1। तो जिनका HCF 1 आता है उन नंबर को सीधा सीधा बोल दो कौन से नंबर, को प्राइम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये कौन से नंबर है, को प्राइम। तो को प्राइम के लिए क्या चेक करने का, HCF कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ओके, 29th क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b such that a is greater than b, there exists a unique number q and r such that। अगेन ये क्वेश्चन क्या है, यूक्लिड का स्टेटमेंट है। ओके, यूक्लिड का क्या है, स्टेटमेंट। तो ये क्वेश्चन में सिंबल्स मिसिंग है, आप सिर्फ उन सिंबल्स को लगा दो। ठीक है, तो मैं 4 जगह सिंबल लगाता हूं, आप उन सिंबल्स को लगा दो। ये मैं कट कर देता हूं, आप अपने बुक में सिर्फ वो क्लियरिफाई कर दो। चारों जगह पे ये सिर्फ आप उधर सिंबल्स लगा दो। ये सिंबल्स मिसिंग है बुक में, आप उसको क्लियर कर दो। तो यूक्लिड का स्टेटमेंट क्या होता है, a इज इक्वल टू क्या होता है, b क्यू प्लस आर। लेकिन r की कंडीशन क्या होती है, ये 0 या 0 से बड़ा होता है लेकिन b से छोटा। तो ये एक ही ऑप्शन को मैच करता है, वो है ऑप्शन नंबर ए को मैच करता है। ओके, हमें हमारे दिमाग को प्रोग्राम करना है, वी हैव टू रीप्रोग्राम आवरसेल्फ। ओके, तो MCQ से डरना नहीं है, MCQ को डराना है। और MCQ को आप तभी डरा सकते हो जब उसकी आप जी तोड़ के प्रैक्टिस करोगे। अगर प्रैक्टिस नहीं किया तो MCQ हमको डराने के लिए बैठा ही है। ओके, हम यहाँ पे वही कोशिश कर रहे हैं ताकि MCQs को कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर पाए। जितना आप थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स को पक्का करोगे उतना ही आपको MCQ सॉल्व करने में आसानी होगी। ओके, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे सेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर 29th का ए था। फॉर 30th क्वेश्चन देखते हैं। फॉर सम इंटीजर q एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। अभी ऑड इंटीजर कैसे लिखा जाएगा, फॉर सम इंटीजर q। पहला ऑप्शन क्या है तुम्हारा, q प्लस 1। ओके, तो देखो q इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। ओके, q कैन बी इवन और ऑड। तो अगर मेरा q इवन है, ओके, या सिंपल एक लॉजिक बताता हूं यहाँ पे, अगर आपको ऑड नंबर चाहिए, ऑड नंबर कब मिलता है, जब इवन नंबर में ऑड नंबर ऐड करोगे तो हमको आंसर क्या मिलेगा, ऑड। या जब ऑड नंबर में, यही एक पॉसिबिलिटी है, व्हेन यू ऐड इवन नंबर विद अ विच नंबर, ऑड नंबर, यू गेट द आंसर एज ऑड। अभी आप थोड़ा पीछे जाओगे, कुछ मैंने आपको बताया था इवन नंबर को कैसे लिखा जाता है, 2q। ओके, 2q मतलब कौन सा रिप्रेजेंट करता है, इवन नंबर। यू पुट एनी वैल्यू ऑफ q, 2q हमेशा क्या मिलेगा आपको, इवन नंबर। तो 2q प्लस, यहाँ पे इन चारों ऑप्शन में से कौन सा मैच करता है, +1 है। तो 2q प्लस 1, देखो 2q कौन सा आया आपका, इवन नंबर आया, और 1 कौन सा नंबर आया, ऑड। तो इवन प्लस ऑड, आंसर क्या मिलेगा, ऑड। तो इन चारों में से वो कौन सा ऑप्शन है
जो कि किसी भी क्यू की वैल्यू डालने के बाद ऑड नंबर देगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो 2q + 1 विल ऑलवेज गिव यू एन ऑड नंबर फॉर एनी वैल्यू ऑफ q। वहां पे देखो वर्ड यूज किया है फॉर सम इंटीजर। सम इंटीजर मतलब तुम्हारे दिमाग में जो आता है। अब कोई बच्चा बोलेगा सर पहला वाला भी तो हो सकता है, q + 1, ये भी तो ऑड नंबर देगा ना। ये ऑड नंबर कब देगा? मान लो अगर आपने q की वैल्यू 4 ली, ओके, तो 4 + 1 = 5, तब ऑड नंबर देगा। लेकिन अगर मान लो कोई q की वैल्यू 5 लेता है, तो ये 5 + 1 कितना है? आपका आंसर 6। ये तो इवन नंबर आया ना, तो ये फॉर्मूला आपको नहीं चलेगा। और जो हमने फॉर्मूला प्रूफ किया 2q + 1 वाला, इसमें मान लो मैं q की वैल्यू 1 डालता हूं, तो ये कितना आएगा? 2 × 1 + 1, तो 2 + 1 = कितना आया? 3, ऑड नंबर आया। q की वैल्यू 2 डाल के देखो, तो ये कितना आएगा? 2 × 2 + 1, तो दिस इज 4 + 1 = 5। कौन सा नंबर आया? आप कोई भी q का वैल्यू डालो, इस फॉर्मूला में हमेशा आपको कौन सा नंबर मिलेगा? ऑड। तो ये सब लॉजिक का पार्ट है, ओके, इसमें रटना नहीं है, ऑप्शन से ही इसका आंसर आप निकाल सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, सो जो हमारा टारगेट था आज 30 क्वेश्चंस पूरा करने का, ये 30 क्वेश्चंस हमने आज इसको कंप्लीट कर लिए हैं। तो सिलसिला यहाँ तक खत्म नहीं होगा। कल के सेशन में मैं इसका फर्दर पार्ट लूंगा और उसके बाद विल डील विथ सम fill in the blanks, true or false, assertion, reasoning type of questions in the next session. Okay, so you all please go through the session properly. Please like, comment and share with maximum people. Okay, ताकि उनका भी फायदा इन वीडियोस की तरफ मदद से हो सके. Okay students, that's all for today. Thank you very much for your cooperation.